So hi guys, this is part 2 of lesson 7 of the Modern India Tamil Nadu class 12, and this chapter is about revenue administration and economic policy of the British. So in the part 1 we have already discussed about permanent settlement, Rayotwari settlement and Mahalwari settlement. If you have not watched the video, I'll suggest you to first watch that video and then come to this video, okay? So let's start with part 2 and we'll also have practice questions at the end. So here we'll start with the British policy towards Indian handicrafts, and that is the only part which is mentioned in the second part of the chapter. And here we see that European companies began arriving on the Indian soil from 16th century, and after that the company had like quite got bigger interest. It came as a trading company, but with time their interest grew like by leaps and bounds. They were like wanting to first monopolize their trade, and they did that. But this that was ended by the Charter Act of 1833. Why it was not done for like India's good? ऐसा मत सोचेगा कि ये जो ट्रेड मोनोपोली एंड की गई बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये कोई इंडिया के भलाई के लिए नहीं की गई थी. इट वाज डन बिकॉज जो मर्चेंट्स थे इंग्लैंड में वो कंप्लेन करने लगे कि ये सारे जो फायदे हो रहे हैं ये बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों हो रहा है, हमें भी चाहिए फायदे, हमें भी इंडिया में ट्रेड करना है. तो इसी के लिए उनकी ट्रेड मोनोपोली को एंड किया गया था बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो आप देखिए कि जब से ये यूरोपियन कंपनीज आना शुरू की फ्रॉम 16th सेंचुरी, तभी से जो वो इंडिया का जो होता है ना डार्क साइकिल शुरू हो गया था काइंड ऑफ. लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो इंडिया के प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड नाउ वी विल सी कि कौन से ऐसे सेंटर्स थे जो काफी पॉपुलर थे और उनके कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर थे. तो कॉटन और सिल्क तो हमने काफी सुना है, बट वुलन जो वुलन प्रोडक्ट्स होते थे वो भी बहुत पॉपुलर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया. And if we look into like specific centers, then we can see that muslin of Dhaka, then carpets of Lahore, shawls of Kashmir जो आज भी काफी पॉपुलर हैं, and embroidery works of बनारस. बनारस की साड़ियां तो आपने देखी होंगी. And आफ्टर लाइक ऑल दीज कमोडिटीज, आइवरी गुड्स, वुड वर्क्स एंड ज्वेलरी. मतलब आप ये नहीं है कि सिर्फ टेक्सटाइल्स के फील्ड में ही बस इंडिया का अच्छा प्रेज हो रहा था या इंडिया के प्रोडक्ट्स पॉपुलर थे. इन अदर फील्ड्स ऑल्सो लाइक और भी बाकी चीजों में भी लाइक आइवरी गुड्स है, वुड वर्क है, लकड़ी के काम है या ज्वेलरी है, सारी ही चीजों में इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफी पॉपुलर थे इन द वर्ल्ड. और अगर हम कुछ और अच्छे से फोकस करें जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, तो उसमें सबसे पहले ढाका का नाम है जिसके बारे में हमने अभी देखा कि मसलिन बहुत पॉपुलर था वहां का. देन इट इज कृष्णनगर. एंड देन चंदेरी. चंदेरी आज भी बहुत पॉपुलर है, उसके साड़ियाँ फिर उनका वर्क बहुत पॉपुलर है, चंदेरी वर्क. देन आर्नी, बनारस. So all these centers were popular for textile production. Dhaka, Krishnanagar, Chanderi, Arni, and Banaras. Also, dhotis and dupattas of Ahmedabad were popular. Chicken of Lucknow was popular, which is still popular. I mean, chicken के सूट्स अभी भी बहुत पॉपुलर हैं लखनऊ के. तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आज भी उतनी पॉपुलर हैं जितनी पहले थी. और सिल्क बॉर्डर्स ऑफ नागपुर, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी. तो आप ये सब थोड़ा सा 2-3 बार ना आप पढ़ लेना तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. फिर बंगाल के कुछ एरियाज के सिल्क बहुत पॉपुलर थे लाइक मालदा के और मुर्शिदाबाद के. तो ये सारे जगह के सिल्क बहुत पॉपुलर थे. और वुलन गारमेंट्स बहुत पॉपुलर थे फ्रॉम कश्मीर, पंजाब एंड वेस्टर्न राजस्थान. तो कश्मीर के तो आज भी शॉल्स बहुत ज्यादा ही अच्छे मिलते हैं. फिर इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर shipping, leather, and metal industries. So as you can see that it was not that it was only textiles or embroidery works. It was like in every industry kind of कहीं ना कहीं इंडिया अच्छा काम कर रहा था. शिपिंग हो या लेदर हो या मेटल इंडस्ट्री हो, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मार्बल, कार्विंग ऑफ आइवरी, सैंडलवुड, लकड़ी का काम हो, मार्बल का काम हो, शिपिंग हो, लेदर हो, मेटल हो, हर जगह पे इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही थी. इवन बर्तन भी बहुत अच्छे बनाए जाते थे, ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज के, मुरादाबाद और बनारस में. तो बनारस आप देखिए एम्ब्रॉयडरी वर्क्स के लिए भी पॉपुलर था और ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स के लिए भी पॉपुलर था. ठीक है. फिर अदर मेटल इंडस्ट्रीज अगर हम देखें और भी सेंटर्स जो मेटल इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर थे, दोज वेर नासिक, पूना, हैदराबाद एंड तंजोर.
तो ये सारी जगह भी बहुत पॉपुलर थे मेटल्स के लिए। Next, as we can see, manufacturing arms, these industries were also there. I mean, in Kutch, Sindh, and Punjab. So, Kutch, Sindh, और Punjab में arms manufacturing industries भी थे. You see the diversity of industries which were present in India at that time. Also, we had very good glass industries at Kolhapur, Satara, Gorakhpur, Agra, चित्तौर एंड पालाघाट। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि यूपी साइड के कुछ एरियाज में ग्लास इंडस्ट्रीज बहुत पॉपुलर थे तभी के टाइम में। Also making of gold, silver and diamond jewelry like we have already discussed. So you as you can see that gold, silver, diamond सारी ज्वेलरीज बनते थी यहाँ पे और वो काफी पॉपुलर थी all around the world. So now we will see like how it declined कि इतनी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज चली थी तो फिर क्या हो गया कि ऐसे क्यों डिक्लाइन होने लगे। तो क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड बिगन टू डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंख फैलाने शुरू किए, होता है ना जब उनके वो लोग एंट्री मारे थे एज अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, लेकिन धीरे धीरे दे एंटर्ड इनटू ईच एंड एवरी एरेना दे कुड, and they tried entering the political arena, and they first tried monopolizing the trade, then they tried entering the political arena and affecting the political structure of the country. They used to have wars with the rulers to have more power in the region. तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि उनके काफी ज्यादा वो अपने अपने पॉलिसीज लाने लगे, और ऐसी पॉलिसीज लाते थे जिससे कि उनका फायदा हो और इंडिया का हार्म हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1769 में कंपनी ने कहा कि हम लोग कल्टीवेशन ऑफ रॉ सिल्क जो है इन बंगाल बढ़ाएंगे। उसको इनकरेज किया गया कि हाँ हाँ रॉ सिल्क आप उसको कल्टीवेट आप करो, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट हम आपको बेचने नहीं देंगे। तो आप देखिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग कि आप रॉ सिल्क प्रोडक्शन करवा रहे हैं लेकिन फिनिश प्रोडक्ट हम आपको बेचने नहीं देंगे, और असली प्रॉफिट तो फिनिश प्रोडक्ट बेचने में ही होती है ना। बट वो ये लोग करने नहीं देते थे। ये लोग करते थे कि रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके गए और फिर इंग्लैंड में अपना प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे आके बेच दिया। तो सारे फायदे इनके और हम लोग बस काम कर रहे हैं। तो दिस वाज व्हाट वाज बीइंग डन। ऑल्सो इन 1813 इन्होंने ऐसा स्ट्रैटेजीज बनाया कि ब्रिटेन के जितने भी फिनिश गुड्स आते थे उनका कंजम्पशन बढ़ जाए इंडिया में, इतने चीप हो जाए वो यहाँ पे कि होता है ना इंडियन प्रोडक्ट्स के सामने इतने चीप लगे वो कि लोग वही खरीदेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जो चीपर आपको दिखेगा आप वही खरीदोगे। ज्यादा पैसे लगा लगा कि वैसे ही होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान तो तभी चल नहीं रहा था ना, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान था नहीं क्योंकि भारत ही नहीं था। तो पीपल डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंशन, तो जो भी सस्ता मिलेगा वो वही लेंगे। तो ब्रिटेन के प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे थे तो वही ले रहे थे। तो इन लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी थी। फिर और एक चीज था कि जो सामान आता था, जो भी गुड्स वगैरह आते थे, वो इंग्लिश के कार्गो शिप से ही आते थे। तो इनकी अपनी मोनोपोली चलती थी कि क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। सो दैट इज something how they like crystallized their tendencies, their policies, so that they could flourish their industry and harm the Indian industry here. So this is how it was done. और एज यू कैन सी कि क्या हो गया था कि ब्रिटिश लोगों ने इतने अच्छे पॉलिसीज लाए थे अपने लिए कि उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सब्सिडरी अलायंस वगैरह के अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंडियन रूलर्स उनके अंदर हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए उनके लिए। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन रूलर्स के पावर्स थे वो घट गए। अभी पावर्स घट गए तो स्टेटस भी घट गया, और स्टेटस घट गया तो जो रॉयल लग्जरी गुड्स होते थे उन सब का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि वो रॉयल जो रूलर्स थे वो खरीद नहीं पाते थे क्योंकि उनके स्टेटस नहीं रह गया था उतना कि अब वो ये सब शौक की चीजें खरीद पाए, जैसे लाइक रॉयल अटायर्स, आर्मरी या फिर आर्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें क्योंकि इंडियन रूलर्स खरीद नहीं पा रहे थे, तो जो लोग ये काम करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जो आर्टिसन वर्कर्स थे जो ये सब चीजें बनाते थे, उनका काम कहीं ना कहीं चला गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए लिटरली। So this is how also the demand, like the handicraft industry in India declined. Also, very important factor which played a very significant role is industrial revolution which took place in Britain. Now what happened with industrial revolution, that new machinery was invented in Europe. So क्या हुआ कि क्योंकि नए मशीन्स आ गए तो अभी क्या हुआ है, उनका प्रोडक्शन जो है ना वो बल्क में होने लगा। और बल्क प्रोडक्शन आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो ये लोग क्या करते थे, बल्क प्रोडक्शन करते थे और फिर इंडिया में आके बेचते थे। और इंडिया में तो हैंडलूम्स थे, हाथ से चीजें बनती थी, तो आप कितना ही प्रोड्यूस कर पाओगे। करेक्ट। तो वही चीजें हुई कि यहाँ पे ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स आते थे वो चीपर बिकते थे।
तो उन्हीं की बिक्री हो रही थी, इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं हो रही थी। और यही है, ब्रिटेन में पावर लूम्स ने रिप्लेस कर दिया था हैंडलूम्स को। तो इसीलिए ऐसे कर करके इन्होंने पूरा इंडियन मार्केट को पूरा कब्जा कर लिया काइंड ऑफ। एंड एज वी कैन सी, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्वियसली चीपर रेट पे अवेलेबल होंगे क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है। सो इट विल बी चीपर इन कंपैरिजन टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स. So also if we can see, then railway and steamer services and concrete roads were all introduced and used for trade by British. और ये लोग ऐसे करते थे ना कि इनकी जो है ना अपनी फायदे के लिए ये लोग यूज करते थे इन सारी चीजों को। इंडियन जो लोग थे उन लोगों को ज्यादा वो लोग यूज करने नहीं देते। उनको अपना फायदा जहाँ पे है वो उसको उस तरीके से यूज करेंगे, अपने ट्रेड के लिए इन सारी चीजों को यूज करें। और जो लाइक मान लीजिए नॉर्मली क्या है कि अगर एक लोकल जगह पे कुछ चीजें नहीं भी मिल रही हैं तो लोकल प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। बट यहाँ पे वैसा हो नहीं पाता था क्योंकि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स दूर से दूर भिजवा देते थे। ये रेलवेज वगैरह की वजह से रोड्स भी अच्छे बना दिए थे, कंक्रीट रोड्स बना दिए थे। तो इस वजह से क्या होता था कि वो अपने दूर दूर तक ट्रेडिंग भी कर लेते थे। तो इंडियन जो प्रोडक्शंस थे वो काफी मतलब डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे करके क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए इस कंपटीशन में। So this is where the chapter ends and we will start with practice questions. So the first question is, the permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord William Bentinck or Lord Dalhousie. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is Lord Cornwallis. So थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड फिर से रिवाइज कर ले तो वैरेन हेस्टिंग्स ने एनुअल लीज सिस्टम लाया था। एनुअल लीज सिस्टम में क्या होता था, लैंड की ऑक्शनिंग होती थी टू द हाईएस्ट बिडर, जैसे नॉर्मल लीज होता है, और फिर उस बंदे को लीज मिल जाता। लेकिन क्या हुआ कि जो कंपनी डायरेक्टर्स थे उनको खास पसंद नहीं आया ये सिस्टम। तो उन्होंने कॉर्नवालिस पे बहुत प्रेशर दिया था कि आप इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करो, नया लाओ। तो वो फिर लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट। और ये उन्होंने अपने से नहीं, मतलब बहुत एडवाइस वगैरह लेके, इनके पास बहुत अच्छे एडवाइजर्स थे, काफी अच्छी टीम थी एक्चुअली कॉर्नवालिस की। और जिसमें एक होता है ना, सर जॉन शोर हैं, जेम्स ग्रांट हैं, इन लोगों से एडवाइस लेके इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। और जब परमानेंट सेटलमेंट आई थी वो आया था कि 10 years के लिए होगा ये सेटलमेंट। बट बाद में इट वॉज मेड टू बी कंटिन्यूअस, ये प्रोलॉन्ग कर दिया गया था। और इसमें क्या होता था कि जमींदार ओनर्स होते थे और जो आपके कल्टीवेटर्स थे वो टेनेंट्स हो गए थे। तो यहाँ पे क्या था कि जमींदार को देना है रेवेन्यू, और इन लोगों ने रेवेन्यू ऐसा फिक्स करके रखा था एकदम हाई कि शुरू शुरू में जमींदार की हालत हो गई थी खराब। 89% अराउंड पे रेवेन्यू फिक्स था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लॉन्ग रन में क्या हुआ कि कंपनी को ही लॉस होने लगा क्योंकि लैंड की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि जो होता है ना रेवेन्यू ले रही थी कंपनी, वो कम होने लगी इन कंपैरिजन टू जितना फायदा हो रहा था जमींदार को और बंगाल गवर्नमेंट को, क्योंकि उन लोगों की इनकम स्टेबलाइज हो गई थी। सो दिस इज ऑल द इन्फो अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अंडर द महलवारी सिस्टम वाज। बहुत ही इजी सवाल। प्लीज पॉज द वीडियो एंड विल डिस्कस द आंसर। द आंसर इज महल और विलेज। तो मैंने पिछले पार्ट में, जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको ये सारे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं इनके नाम में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू किससे लिया जाता था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है इसमें। जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट है, उसका एक दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होगा कि जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। वैसे ही रियोतवारी सेटलमेंट में क्या होता था कि रियोत से ही आपका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रियोट्स कौन थे? पेजेंट्स, जो खेती करते थे, जो फार्मर्स। और यहाँ पे महलवारी सेटलमेंट में क्या होता था, यहाँ पे एक जो यूनिट थी, मतलब एक पूरे विलेज को एक यूनिट लेके उनसे मांगा जाता था रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक विलेज, और उसको महल भी बोलते हैं, तो उन लोगों से रेवेन्यू लिया जाता था। तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट है वो क्या है। नेक्स्ट इज अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा फैक्चुअल, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो थोड़ा अच्छे से याद कर लेते हैं। मसलिन बहुत इजी है। मसलिन तो ढाका से था। फिर आपका सिल्क कहाँ से था? बनारस। कारपेट्स लाहौर। और मेटल वर्क्स तंजौर। करेक्ट। सो ये हमने पढ़ा है। तो मसलिन ढाका तो बहुत बारी सुना, तो याद होगा आपको।
कारपेट्स लाहौर का था। पहली बार जब डिस्कस करे थे सारी चीजों के, वहां पे देखना 4 नाम थे, तो उसमें कारपेट्स ऑफ लाहौर लिखा हुआ था, मसलिन ऑफ ढाका लिखा हुआ था। फिर सिल्क बनारस का, काफी थोड़ा इजी है ये तो, बनारसी सिल्क ऐसे भी पता होता है हमें। और मेटल वर्क्स में देखिएगा एक तंजोर का भी नाम था, ये होता है ना जो मेटल इंडस्ट्रीज है उसमें एक तंजोर भी नाम था। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये सब काल्पनिक है, इनके वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सो ऐसे सपने ना देखा करें। आपको अकेले ही पढ़ाई करनी है और आप अकेले ही पढ़ाई करें। ये सारे पिक्चर्स को बस देखें और भूल जाएं। सो यस, this was all about the chapter. The chapter ends here and I think it was helpful maybe। अगर है तो बता देना कमेंट्स में, अच्छा लगता है यार when people comment, so please do that। एंड लाइक शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अच्छा चैनल है यार, बता रही हूँ ना मैं, ट्रस्ट करो। मुझ पे नहीं तो खूबसूरत बच्चों पे ट्रस्ट करो। ठीक है, सो बस चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।